आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सामने देख रहे होंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024। तो हम इसको देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और किस प्रोसेस हो सकते हैं, कैसी कैसी हम उसको अच्छी तरीके से अपने कट ऑफ पार कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधा सिंपल तरीका है। 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 में से अगर आप 90 करते हैं और उसमें से आपके 30 रॉन्ग हो जाते हैं, 30 गलत हो जाते हैं, फिर भी आपके 60 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं, तो भी आप 100 पार कर लेते हैं, मतलब 100 नंबर आपके आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका कट ऑफ हो जाता है क्लियर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम कोशिश करेंगे ये कि बिना किसी नॉलेज के भी और आपको अच्छे से क्वेश्चन सही करने का तरीका आपको मालूम हो, कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, कौन से गलत हो सकते हैं, तो उस तरीक़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैंने कुछ उसमें आपके ऐड ऑन किया है समझाने के लिए भी। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ऐड ऑन किया है, तो कई सारी इमेजें इसमें लगाई गई हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो चीज़ों को, और कभी इन फ्यूचर में किसी एग्ज़ाम में आता है तो दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे जैसे आएगा वैसे हम देखते चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम से जुड़ के आप ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहले हम इंग्लिश को हिंदी को देख लेते, फिर इंग्लिश में चलेंगे क्योंकि ये दोनों लोग होते हैं इसमें, ठीक है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण में वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सन से जो आ रही है किरणें पृथ्वी पर जो आ रही है, तो उससे ये पृथ्वी काफ़ी हॉट हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी गर्म हो जाता है, ऐसा होता है क्या? आप सोचिए, फिर अभी इंग्लिश में चलेंगे, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग की विकिरण अच्छे अवशेषक होते हैं। तो हो सकते हैं होते हों, मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है, बट इसका तो जरा से थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए सॉरी, जो बोल रहा था ये देखिए यहाँ पर ये सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। सूरज से रेडिएशन आ रहा है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे आ रहा है। देख क्या होता है, जब वहाँ से रोशनी ऊर्जा आती है, जब वहाँ से आता है रोशनी या किरण आती है, तो वो बीच में हमारे ये बादल भी पड़ जाते हैं, ठीक है। बादल भी पड़ जाते हैं। एक सेकंड, इसको पेन को थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, तो बीच में आपके ये बादल पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये पृथ्वी पड़ जाता है, फिर कुछ पानी पड़ जाता है, और फिर ये पहाड़ भी पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए यहाँ से 100% किरणें आई पृथ्वी पे आ रही हैं, तो बीच में बादल है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये वापस चला जाएगा। उसके बाद कुछ पृथ्वी पे आ रही हैं, पृथ्वी पे भी आने के बाद फिर वो कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे ही रिफ्लेक्शन करके ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद और जो बचता है वो पानी में आता है किरणें, तो पानी में वाटर वेपर भर के फिर वाष्पित हो जाता है, फिर वो बादल में चलाता है, फिर उसके बाद मतलब कहने का मतलब परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो अस्तम माफ कीजिएगा, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation। तो क्या ऐसा होता है, देखिए जब यहाँ से किरणें आ रही हैं तो ये वापस भी जा रही हैं, तो लगभग आपका ये 70% किरणें वापस कर देता है, और 30% पृथ्वी पे रह जाता है। तो क्या 30% से हॉट रह जाता है? नहीं हुआ ना, जनरल कॉमन सी बात है। मैंने आपको ये समझाने के लिए ही इमेज को प्रयोग किया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड other greenhouse gases in other atmosphere are good absorber of long wave radiation। तो हो सकता है बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, और मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है, सपोज दैट नहीं पता है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसमें तो 100 सही होगा। अब आपको ये पता लग गया कि आपका गलत है, ठीक है, आपको पता लग गया गलत है, तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा स्टेटमेंट सही ही होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, बोथ तो है नहीं, इसमें भी बोथ ये भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो हमने अभी ऊपर देखा कि हमारे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है, वो 1 इनकरेक्ट है, बट 2 स्टेटमेंट सही है। नीचे स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है,
भूमध्य इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा से अधिक ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। स्टेटमेंट 1, thickness of the troposphere at the equator is a much greater than to compare poles. At the equator, heat transported to great height by strong कन्वेंशनल करंट, ठीक, कन्वेंशनल करंट। तो ये आप इस लॉजिक से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें से कुछ नहीं पता, बट जो दोनों चीज़ें हैं ये सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रही है, इक्वेटर की बात कर रही है, यहाँ भी इक्वेटर की बात यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसे केसेस में आपका राइट ही होता है। क्या होता है? राइट ही होता है। जनरली केसेस में ऐसा राइट देखा गया है, राइट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर दोनों हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 1 की 2 एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। अब मान लीजिए तीसरा नंबर पे आते हैं। पैराक्लास्टिक डेबेट्स एस एंड डस्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मैनी द अबव प्रोडक्ट वोल्केन इरप्शन। जब वोल्केन निकलती है तो उसमें से कौन कौन से चीज़ निकलती हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये आपने नहीं सुना होगा, कौन सा? पायरोक्लास्टिक मलबा, या ज्वाला, हिंदी में देखेंगे तो ज्वलन खंडरश्मि मलबा, ठीक है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में ना समझ आए या हिंदी में ना समझ आए तो आप उसका इंग्लिश देख लीजिए, और इंग्लिश समझना है तो आप उसका हिंदी वर्जन देख लीजिए, आपको सही सब कुछ पता लग जाएगा। उपयोग में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादन है। इसमें पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से जब ज्वालामुखी होता है, मतलब लावा फेंकता है, तो उसमें क्या क्या निकलता है, कौन कौन सी गैसेज और कौन कौन से केमिकल निकलते हैं। तो आप ये तो जानते ही हैं, नाइट्रोजन ये भी निकलता ही होगा, सल्फर यौगिक ये भी निकलता है, बट आप इसमें अगर देखेंगे तो ये भी निकलता है, मलबा तो होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसमें सभी 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो चुका है, ठीक है। इस तरह से सोचने का थोड़ा माइंडसेट विस्तार करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ समझ में आएंगे। उसके बाद देखते हैं जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र आइसोथर्मल पावर मैप में कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। समताप रेखाएं हैं महासागर के ऊपर से दक्षिण की ओर विचलित, मतलब चली जाती हैं, ठीक है। शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंटार्कटिक अफवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति में उत्तरी अंटार्कटिक महासागर शीतल बनती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। शीत, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये बोला शीत महासागर धाराएं, ठीक। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने कर रखा है। The isostrum advice diverted to the north over the ocean and the south over the continent. सेकंड देखते हैं the presence of the cold ocean current, cold ocean Gulf Stream and North Antarctic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bound towards the north. तो गल्फ स्ट्रीम आपने सुना होगा, ये गर्म जलधारा है। क्या है? ये आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। तो आपकी गर्म जलधारा होने के कारण आपका ये ओशन गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इससे इसका आंसर आपका ओनली 1 है। क्या है? ओनली 1 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हम लोगों ने किया है। और नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नाउन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। आपने जनरली देखा होगा कि जो ये कोको प्रोडक्ट है, ठीक है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े कोको उत्पादक कौन है? कोको मतलब इससे कॉफ़ी वगैरह बनती है, तो कौन से सबसे ज़्यादा उत्पादक वाले हैं? ठीक, कोको, लोरिया एंड घाना, अल्जीरिया एंड मोरक्को, बोत्सवाना एंड नामीबिया, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधिकतर है वो कहाँ से, घाना कहाँ पे है? तो ये
अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में घाना है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि जो ये अधिकतर कॉफ़ी के प्रोडक्ट है वो किस एरिया से जाते हैं, तो वो इस एरिया से जाते हैं, चाहे फिर वो इधर जाते हों आप अमेरिका में या उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका में जाते हों, ठीक है, तो यहीं से जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये घाना वाला सही होगा। अगर अल्जीरिया मोरक्को देखेंगे तो इस साइड में पड़ जाता है, उसके बाद बोत्सवाना भी देखेंगे तो यहाँ भी पड़ जाता है, और ऐसे ही करके तो इस तरह से आपका घाना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घाना आपका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ठीक है, जैसे कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज में अफवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है। इसमें बोल रहा है माफ कीजिएगा, कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में नॉलेज का क्वेश्चन है। किसका है? नॉलेज का है। नॉलेज का क्वेश्चन है ये, नॉलेज का क्वेश्चन। एक सेकेंड, ठीक है, ये है नॉलेज का क्वेश्चन। अगर आप आता है तो आप कर सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए ही होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? छोड़ने के लिए होते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे निकलता है, एक सेकेंड, यहाँ से आपका निकलता है, कौन सी नदी निकलती है आपकी? तो गोमती, एक सेकेंड, कोई नहीं, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। लीव इट, वैसे भी क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है, तो हमारा भी एक ही गलत हुआ है, मान लीजिए हम नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। चट्टानों के अपक्षय के कारण कारणों से एक कारण वर्षा भी है। क्या है? एक कारण वर्षा भी है अपक्षय के कारण। वर्षा जल घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड में विद्यमान रहता है, ठीक है। अब देखिए, आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, ठीक है। अब चट्टान के जो अपक्षय होते हैं, हो सकता है उसका कोई कारण हो कि वर्षा उसके कारण होती भी हो, ऐसा पॉसिबल है, या आपने रिसर्च किया हो तो बात अलग है। मान लो अगर नहीं किया है तो आप कम नॉलेज के साथ ही जाएंगे, मान के लेंगे ये सही है। उसके बाद क्या बोला है? वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहता है। हाँ, हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। अगर हम दोनों को फिर सही मानेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कथन 2 और कथन 3, माफ़ कीजिएगा, एक और कथन है, सॉरी, हाँ एक कथन और है। वर्षा जल वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान होता है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान रहता है, ठीक है। तो वर्षा जल वायुमंडलीय इसमें विद्यमान रहता है, तो हाँ हो सकता है कि वो वायु से बन के आ रहा है, तो हो सकता है उसमें हो। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, ठीक है। मतलब आपके तीनों सही हैं, ठीक है। ये आज का आंसर हो जाएगा। अब नॉर्मल उसके साथ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ये आपके नॉलेज के बेस पे है, ठीक है। अगर आपको आता है, मैपिंग का है, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, वरना नहीं। वैसे इसका आंसर आपका ओनली 2 होगा, ठीक है, ओनली 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले भी आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? छोड़ने के लिए होते हैं। अगर आपको आता है करिए, ना इसे छोड़ के आइए, कोई नहीं। हम अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से अगर 90 भी करते हैं, और इसमें से भी अगर 30 गलत हो जाता है, 30 क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर भी हम 100 हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको छोड़ के चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसे विचार करना है, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हैं, उसकी पर्वत श्रृंखला के नाम है और पर्वत के प्रकार हैं, ठीक है। पर्वत के प्रकार है, तो मध्य एशिया में वासे जाता है, वासे जाता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। और पर्वत के प्रकार वलित तो बिल्कुल नहीं होता है। यूरोप में कौन सा आता है? अल्पस, हाँ ठीक है। ब्रूसल्स ब्लॉक पर्वत, हाँ ये यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन और वलित पर्वत, ये सही है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, और ये भी सही है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये भी कहीं ना कहीं नॉलेज के बेस का है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ पिक्स लगाई हैं, उसको देखते हैं एक बार। देखो, वलित पर्वत के प्रकार, तो वलित पर्वत कैसे बनते हैं?
वलित पर्वत कैसे बनते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं पृथ्वी की सतह पर, टेक्टोनिक प्लेटें से बनती हैं जो कि मैग्मा पर तैरती हैं। जब ये प्लेटों आपस में टकराती हैं तो चट्टानें और मलबे के ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ठीक है, तो अभी बन जाती हैं वलित पर्वत। चट्टानें टूटती और मुड़ती हैं। चट्टानें एक मेज पर ढकेले जाने वाले मेज पोशों की तरह उखड़ती हैं और मुड़ जा सकती हैं। ये सब इसके प्रकार हैं। ठीक है, और वलित पर्वत कुछ उदाहरण हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि हिमालय है, ये भी वलित पर्वत है, चीन, भारत, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। एंडीज है, वो भी दक्षिणी अमेरिका के तट पर फैली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अल्पस से ये भी पूरे ऊपर फैला है, ये भी वलित पर्वत है। चट्टान पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरावली भारत में स्थित है तथा विश्व के पुराने वलित पर्वतों में से एक है। ठीक है, वलित पर्वत को क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, वलित पर्वत को क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ फोल्ड माउंटेन कहते हैं। देख रहे हैं आप, क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं, तो इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन ही है। और इसके उदाहरण ये भी है, देखिए इसमें वो जो वलित पर्वत है ये 3 में आया हुआ है, तो इस तरह से। ठीक है, और क्या है, फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनते हैं, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। महाद्वीप किनारों पर पाए जाते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे अल्पस पर्वत यूरोप में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है और हिमालय एशिया में है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, जाग्रोत पर्वत फारसी खाड़ी में है और पाइनेरीज उत्तरी स्पेन में है। तो इस तरह से यहाँ वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ब्लैक माउंटेन, ये वाला जो यूरोप वाला है, अल्पस पर्वत वाला, ये ब्लैक माउंटेन वाला, ये जो हिंदी में इंग्लिश में लिखा है ब्लैक पर्वत या माउंटेन, तो ये कहाँ मिलता है। ब्लैक माउंटेन का तात्पर्य है भूटान में एक पर्वत श्रृंखला, जो कोलंबिया में एक पर्वत या उत्तरी कैरोलिनिया में एक पर्वत हो सकता है। ठीक है, भूटान ब्लैक माउंटेन रेंज, ये मध्य भूटान पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला में से एक हिस्सा है। इसे डुंगसिंग गैंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवदार की चोटियाँ। संकोस और मगंदे नदियाँ के बीच ये स्थित है जो ब्लैक माउंटेन है। स्थानीय देवता जो डुंगसिंग का घर है ये, और एक अपेक्षित अज्ञात पर्वत श्रृंखला जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति एवं पशु प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ब्लैक माउंटेन कहाँ पाई जाती है, ये भूटान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये यूरोप वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विमानपत्तनम पर विचार कीजिए। डोनी पोलो विमानपत्तनम, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम। हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में हुआ है। अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, ठीक है, ये करंट अफेयर का है, मान लीजिए आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आपने विजयवाड़ा सुना होगा, और ये आज से नहीं है, ये बहुत दिन से है। ठीक है, और ये लोग तो बाद में बने हैं, लेकिन जो विजयनगर है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक है, तो विजयपत्तनम ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीनफील्ड योजना है, इनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में हुआ है। तो नवीन मतलब जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है या नवीन अभी हुआ है, तो उसमें से ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम ये और तीसरा काट देते हैं तो 3 यहाँ इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये तीनों हमारे हो गए कट। आंसर आपका आ गया है 1 और 2। ठीक है, और यही इसका आंसर है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थोड़ा आपने कम नॉलेज के साथ और ज़्यादा विस्तार से सोचना पड़ेगा, तभी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ घटती है। ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। ठीक है, देखते हैं, अभी इंग्लिश में देख लेते हैं। वाटर वेपर की बात कर रहा है। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ द विच डिक्रीज विद द लेट्यूड इस परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नहीं होता है पोल्स पे, बाकी ये वाला सही है। ठीक है, ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग डिस्कशन. एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज लो. रोज का जो टेम्परेचर लो होता है. प्रेसिपिटेशन ऑफ द ओशियन थ्रूआउट ऑफ द ईयर. प्रेसिपिटेशन ऑफ द वेरियस बिटवीन द 50 से 255 सेंटीमीटर होता है. अभी इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं. एक बार इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं, आसानी रहेगी. जलवायु पूछ रहा है. ठीक है, कैसी जलवायु? तापमानों की वर्षा वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज कम होती है. वर्ष भर में वर्षण होता है यहाँ पे, और वर्षण भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है. ये कहने का मतलब है तापमान यहाँ वार्षिक दैनिक सीमा कम रहता है, और हर मतलब 12 महीने यहाँ पे वर्षा होती है. और वर्षा कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य हो जाती है. तो ये कौन से प्रकार का जलवायु है? विषुवतीय जलवायु, 3 प्रकार की जलवायु, आर्द्र उष्णीय जलवायु और समुद्री पश्चिमी जलवायु तट. तो आप ये नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन है. ठीक है, बट मैं इसका आंसर आपके लिए लेके आया हूँ. ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कौन सा आप खुद बताएंगे इसमें से. ठीक है, पहले देखते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट. इक्वेटोरियल क्लाइमेट, एक सेकेंड. इक्वेटोरियल क्लाइमेट are located at the band of the around of the equator, cover up the 6% of the earth's surface. They are often of the lowland areas and climate that not and wet all year round. Tropical rainforest grow in the equatorial region. Tropical rainforest जो होता है आप देख सकते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये वाला एरिया है. ठीक है, इक्वेटर का एरिया जो है ये आपका यहाँ पे जितने भी वन पाए जाते हैं इसे इक्वेटोरियल एरिया वन कहते हैं. तो इक्वेटर पे इतनी बारिश होती नहीं है, आप लोग जानते हैं. ठीक है, उसके बाद चाइना टाइप क्लाइमेट, ये देख रहे हैं जो चाइना से होते हुए ऐसे ऐसे करके ऐसे होके जाता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाता है, तो ये अब नहीं हो सकता है. उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से. तो ये आपका ऐसा क्लाइमेट है. तो ये भी यहाँ भी वर्षा होने की संभावनाएं कम होती हैं. वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. ठीक है, जहाँ पे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वहाँ पे होती हैं. तो ये वाला आपका मरीन कोस्ट क्लाइमेट है. देख सकते हैं जहाँ जहाँ मार्क है ये आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है. बाकी आप इसे पढ़ लेंगे. अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं. ठीक है, हमें और भी क्वेश्चन कवर करने हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट. विच रेफरेंस कोरिलेस फोर्स विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो. कोरिलेस बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है. यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है. ठीक है, तो कोरिलेस बल का मतलब होता है कि जो पृथ्वी घूमती है वो कैसे घूमती है, किस फोर्स के कारण घूमती है. ठीक है, एक ऐसे यहाँ से आता है और फिर एक ऐसे घूमता है. ठीक है, ऐसे घूमता है. अब ये हमने इमेज लगाया है उसमें, तो लगेगा आपको. ये देखिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर. ठीक है, तो ये विंड्स की डायरेक्शन है. ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं. इस तरह से आपकी पृथ्वी का मूवमेंट होता है. ठीक है, ऐसे में होता है, फिर ऐसे, इस तरह से. ये रहा इक्वेटर, ITC यहीं से गुजरता है. तो इस तरह से आपका आंसर इसमें क्या हो जाता है? इसमें आपका दोनों ही सही है. ठीक है, दोनों ही सही है. अब देखिए जो ये पोल वाला है ये तो लगभग जो नॉलेज से हो सकता है. ठीक है, और जो विंड की वेलोसिटी के साथ ही वो बढ़ती रहती है. सबसे ऐसा क्वेश्चन, एवरी 20 जून एवरी ईयर विच द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस एंड सनलाइट मोर देन 12 आवर्स. तो क्या बोल रहा है? 21 जून को, मैं हिंदी बता देता हूँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है.
क्या होता है कि जो 21 जून हर साल का आता है तो उसमें 12 घंटे से अधिक कहाँ पे सनलाइट जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है इमेज, तो देख सकते हैं, इसे समर सोलस्टिक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। पहली बात तो ये आर्कटिक सर्कल पे है, उसके बाद ट्रॉपिक और कैंसर पे है। ठीक है, 12 घंटे से ज़्यादा पूछा है ना, तो यहाँ पे 24 घंटे रहती है और यहाँ पे 13.15 घंटे रहती है। उसके बाद इक्वेटर पे 12 घंटे रहती है और ट्रॉपिक और कॉर्पिकन पे 10.5 घंटे रहती है और अंटार्कटिक सर्कल पे 0 घंटे मतलब एक दिन रहती है। इसमें क्या होता है कि जो 6 मंथ का डे हो जाता है और 6 मंथ की रात हो जाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। इस इमेज इसलिए लगाया है कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ट्रॉपिक और कैंसर और आर्कटिक सर्कल, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता है इसमें 2 और 4। 2 और 4 कहाँ पे हैं, यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, एक्टिविटी। एक सेकेंड, इसको हिंदी में देखते हैं 16 को। निम्नलिखित क्षेत्रों में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि जो कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु प्रतिकूल पर प्रभाव पड़ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र घोषित करता है, कौन सा क्षेत्र होता है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ट्रॉपिकल लार्जेस्ट, ठीक है, which is the hold about the 3 years for global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of the which can exert determination affected on the global climate, which of the words following denotes of that the region। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन छोड़ना है ना, 30 नहीं 40 छोड़ना है। ठीक है, 40 छोड़ना है। मान लीजिए 100 में बताया था मैंने, 100 में से अगर आप 90 करते हैं, ठीक है, तो 10 को भी ऐड कर देंगे तो आपका 40 हो जाएगा। 40 होते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं। आपको वहाँ पे टॉप नहीं आना है, बट कट ऑफ पास करनी है, तो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट चलते हैं। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरिकल एंड पॉलीफ्लुओरिकल पदार्थों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। PFAS पेयजल, खाद्य एवं पैकेजिंग सामग्रियों एवं व्यापक रूप से पाए जाते हैं। PF पर्यावरण आसानी से निर्मुक्त नहीं होते हैं। PAF लगातार संपर्क में परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय करते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है। क्या बोला ये कि जो उपभोक्ता उत्पादन निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो ये परफ्लुओरिकल और पॉलीफ्लुओरिकल है, ये पदार्थ है, मतलब केमिकल है, तो ये इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये जनरली जो एनवायरनमेंट में होता है वो एक, इसमें क्या दिखा रहा है कि ये पेयजल ये मनुष्य के लिए ज़रूरी है, खाद्य पैकेजिंग में भी सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। पर्यावरण में आसानी से निर्मुक्त नहीं होते हैं, तो बिल्कुल डिग्रेडेबल नहीं है ये, और लगातार संपर्क में परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में भी जो संचय कर सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर ये तीनों लगा के आएंगे और इसका आंसर भी डी ही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, इसमें आप 50-50 तक आ सकते हैं, जब मैं तरीका बताऊंगा। जनरली आपको जो 5 दिया होता है, ठीक है, 5 ऑप्शन जिसमें दिए होते हैं, वो क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। उसमें से या फिर आपका 3 सही होगा, ठीक है, या फिर आपका उसमें से 2 सही होगा, इन्हीं दोनों में से आपका है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी आपका 3 सही है। ठीक है, जनरली आपका 3 सही होता है। ठीक है, तो 5 में से 3 सही होता है। अभी ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन में उठा के देख लीजिए, अगर उसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो एक सेकंड बताता हूँ।
देखिए जहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो 4 में से जनरली 3 सही होता है। 5 दिए हुए हैं तो उसमें से 5 दिए हुए हैं तो उसमें से आपका भी 3 या 2 सही हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें आपके दोनों भी सही हो सकते हैं और एक भी सही हो सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा ऑप्शन है उतनी ज़्यादा संभावना है। अगर 7 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से आपका 5 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डिजाइन होते हैं। आप कोई ये पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और मैं ऐसे अभी करा रहा हूँ तो आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को भविष्य में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। निम्नलिखित पौधों में से विचार करना है इसमें कितने मटर कुल की मतलब मटर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, कुल्थी से कहते हैं, और मूंगफली। तो ये आपको जानते होंगे दालों से संबंधित है, तो मटर दाल में भी गिना जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें आपका ये तीनों ही सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विचार करना है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। वेट, इसका इंग्लिश देखते हैं एक बार, इंग्लिश देखते हैं। वेट, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी। वर्मिन मतलब कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए जो वर्मिन कैटेगरी होती है वो क्या होती है, जब कोई जीव जंतु नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी तरह से वो मानव जाति के या और किसी जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है तो उसे वर्मिन कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द ऑथर एनिमल। मतलब वो फ्लाइंग जो फॉक्स है वो क्या करता है, वो दूसरे जंतुओं का ब्लड मतलब खाता है या उसका भोजन है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या पता वैसे ऐसा है नहीं, मान लीजिए आपको ना भी पता होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये खेल सकता था आपके साथ, ठीक है। आपका माइंड सेट चेंज कर सकता था, आपको कन्फ्यूज कर सकता था। तो वो ब्लड की जगह कुछ और, क्या पता वो वेजिटेबल हो, ना ही खाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हम गलत चलेंगे। जो फैक्ट मतलब बोल रहा है किसी चीज़ को लेकर, मैं कन्फर्म बोला नहीं, ऐसा तो है ही है, जैसे कि इसमें बोल रहा है फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल, ठीक है। तो मैं कन्फर्म बोल रहा है कि नहीं वो खाता ही है, तो जरूरी नहीं ना भी खाता हूँ, क्या पता वो शाकाहारी भी हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम गलत मानते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर एक ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जीव सिडाका साइकोलॉजी मुंडकोड प्रगहार। देखिए आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, उन्हें पता नहीं कौन सी इंग्लिश वो हिंदी लिखते हैं, तो इससे अच्छा इंग्लिश में एक बार चेकआउट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म किकाडा फ्रॉग फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड्स स्केटर आर, ये क्या है, मतलब ये जो नाम दे रखे हैं ये तो क्या है। तो ये एक कीट है, यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लगाए हुए हैं, ऐसे दिखते हैं। ये न्यूज़ में एक्चुअली में उस समय क्या था, क्यों था, क्योंकि उसमें जो उधर अमेरिका में वगैरह में काफ़ी न्यूज़ में चलता था कि वो फसलों को खा जाते हैं। तो उस तरह से उसलिए ये क्वेश्चन आया था। तो आपका ये कीट में आ जाते हैं, कीटों की प्रजातियाँ हैं ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे ही आप लोग देखे होंगे, जो गाँव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। तो ये लोग फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए न्यूज़ में भी था काफ़ी, नॉर्थ अमेरिका में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विचार कीजिए बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण को का स्रोत मानी जाती है, पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। हाँ, हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण की जो च्युइंगम होती है वो जल्दी मतलब डिस्पोजल नहीं हो पाती है। अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। हाँ होता होगा, क्योंकि हमने रिसर्च तो की नहीं है, हम कम नॉलेज के साथ, और प्लास्टिक उसमें होता है तभी जो भी उसका, मुझे इतना पता नहीं है उसका साइंटिफिक फार्मूला क्या है, बट जो भी है तो ये भी आपका सही हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु, अगर ये आपको पता है, ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन छोड़ के ही आने होते हैं। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, एल्फस, मेडागास्कर, बोनाबो, प्रोबो। तो देखिए एक दिमाग की लिमिटेशन होती है, और जहाँ एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा हो, दिमाग भी काम नहीं कर रहा हो, तो वो क्वेश्चन छोड़ के आना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो इसमें से इसका आंसर ये, इसमें से कोई भी मैच नहीं है, बाकी आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व शौचालय संगठन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका थोड़ा। इट इज़ अ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वन ऑफ द, क्या बोला, वन ऑफ द, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है। जब ऐसा वो यूनाइटेड नेशन का नाम दे रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहा है, तो जनरली यूपीएससी गलत देता है, ठीक है। तो ये हमारा गया कट। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट समिति, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटाइजेशन क्राइसिस। ये देखिए नॉर्मल चीज़ें बता रहा है, इसमें इसने एक नहीं 3 चीज़ों के नाम लिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज और वर्ल्ड टॉयलेट समिति, ठीक है। तो इसमें ये जनरल आंसर स्टेटमेंट है, ये सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखते हैं, द मेन फोकस ऑफ द इट फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ द ओपन डेफिकेशन। तो जो बाहर जाते हैं उनके लिए, अब देखिए जो डेवलप कंट्री है वहाँ तो ऑलरेडी ये सब है, और जो इसमें दोनों को दे रखा है, ऊपर से ये मेन फोकस बोल रहा है, मेन फोकस। नॉर्मली बोला तो बात समझ सकते थे, बट ये मेन फोकस बोला है, दोनों कंट्री बोला है, तो ये जनरली आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 में गया, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया ए, मतलब ओनली 2 सही है। आप देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही आपको भी एग्जामिनेशन में करना है। द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, मतलब शेर है लायन का, उसका कोई सीजन नहीं होता है ब्रीडिंग का। Unlike most other than the big cats, cheats not rot. Unlike the male lions, leopard do not proclaim their territory by the scent making. इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। सिंह का कोई प्रजनन का ऋतु नहीं होता है, ठीक है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता धारता नहीं है, बिल्कुल ये तो सही है, चीता धारता नहीं है। नरसिंह से भिन्न नए तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। देखिए कैसा कैसे होता है, आपने डॉगी को देखा होगा, कुत्ते को जनरली आप नॉर्मल देते हैं, वो आपको ने देखा होगा जगह जगह पे वो टॉयलेट करते हुए चलता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपना एरिया कवर करता है, तो जहाँ जाता है वहाँ हर 10-15 कदम में वो टॉयलेट करते हुए जाएगा, ताकि वो दूसरा कोई जानवर आए, कुत्ता आए, तो पहचान जाए कि ये किसी और का एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब कुत्ता करता है तो शेर जरूर करता होगा, ठीक है। अब शेर क्या करता है अपने उसके लिए एरिया कवर करने के लिए, आप कवर बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम गलत मानते हुए 3 गलत हो जाता है आपका, 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो आपका आंसर क्या बचता है? ओनली ए, ठीक है। तो एक आपका ये सही हो गया। आई थिंक 40 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा वीडियो लंबी होना अच्छा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, अभी हमने 25 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 कर लेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, मतलब 4 वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है हमें चीज़ें, ठीक है दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों से जरूर कीजिएगा। पीटी आने वाला है, सभी को शुभकामनाएं, और फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, वरना फिर आपका जब टाइम निकल जाएगा तो सेंटर मिलने में दिक्कत हो जाएगी प्रीलिम्स का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।